अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, जब खित्ता सिक्योरिटी, सफारतकारी और पानी जैसे बुनियादी मसाइल के बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा हो, ऐसे में पाकिस्तान का दिल सियासी, मौशी, इक़्तिसादी, तिजारती हब कराची में रेंजर्स को निशाना बनाने वाला हमला, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल और अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज़ के नेटवर्क के हवाले से इक़दाम अहम सवालात उठा रहे हैं। क्या पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ एक नई हिकमत अमली के मरहले में दाखिल हो चुका है? क्या अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम करेगा और बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस समत में जाएंगे? दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे, जौहरी मामलात और मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के असरात भी आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। इसी दौरान पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम मसला सिंध ताज मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी, दरियाओं के पानी, आबी हुकूक और मुस्तक़बिल की आबी सलामती का मामला भी एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर चुका है। पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि मईशत, ज़राअत और कौमी सलामती का मसला बन चुका है। आज के प्रोग्राम में बात होगी कराची से काबुल, तेहरान से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं और आने वाला वक्त मुल्क की सिक्योरिटी, सफारतकारी और आबी मुस्तकबिल के लिए क्या पैगाम रखता है। इस वक्त हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले अपने करवाते चलूँ, आप दिफाई तज़ियाकार हैं, कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब, आपको सर शो में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुख्तार भट्ट साहब, कराची में रेंजर्स पर हमला, ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की नहीं किस नौयत का चैलेंज है? जमातुल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। जमातुल अहरार जो है ये माजी में टीटीपी का ही एक सफ़र किया उसने अफगानिस्तान से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची का। पूरी कराची का कोई आदमी उसको नहीं पकड़ सका। वो जैकेट पहन के, जैकेट उसने कहीं तो रखी होगी, सामान में रखी होगी। दूसरी बात ये है कि उसने जो यहाँ पे आया है तो जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो उसको गाड़ी लेके दी, बारूद का बंदोबस्त किया, तो सारे बारूद तो उठा के कोई नहीं लाया होगा ना यहाँ पर। जी। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको अगर आप इकट्ठा करें तो ये पॉइंट आउट यही करता है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत वीक है और इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा और इसको मॉडर्न लाइन पे लाना पड़ेगा। देखें, जो अटैकर होता है उसको फैसिलिटी है टाइम की भी, और बंदे कितने होंगे, कौन से जगह से हमने एंटर होना है जी, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो वेल प्लान्ड होती हैं। तो ये अच्छा है कि आदमी ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया है तो उससे ज़रा अच्छी तरह से इंटरोगेशन करें तो पता चले कि यहाँ पे जो कराची में आने के बाद जो लोग हैं वो कैसे भी हैं। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा, मैं ये हैरान हूँ कि जब हम लोग अंडर थ्रेट रह रहे हैं तो क्या वजह है कि जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, रेंजर हेडक्वार्टर है या आर्मी हेडक्वार्टर, तो माशाल्लाह वेल प्रोटेक्टेड है, आपने देखा होगा। तो ये जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है ये थोड़ा ज़रा वल्नरेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो बड़े बड़े पत्थर बाहर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगाएं और जो एंट्री पॉइंट है गेट के वहाँ पे पोस्ट रखें ऊपर दो फौरी तौर पर। इनको करना पड़ेगा ताकि वो वॉच डॉग की ड्यूटी अंजाम दें। अब ये देखें कि 90 मिनट तक मुकाबला होता रहा है। 90 मिनट्स इज ए वेरी बिग टाइम फॉर इस तरह की एक्टिविटी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हमारे 3 जो हैं रेंजर्स के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये मतलब एक अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा करम हो गया है। ठीक है, 90 मिनट के उसके अंदर आके उन्होंने किया। ठीक है, ठीक है भट्ट साहब। ठीक है भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मुबशिर मीर साहब भी हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुके हैं। मुबशिर मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करूंगा सर शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुबशिर मीर साहब, शहर कराची जो कि इस मुल्क का तिजारती, मौशी, इक़्तिसादी हब है, वो दहशत गर्दी के नरग़े में है। फिर भारतीय प्रॉक्सीज़
जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जैसे टीटीपी है, फिर जमात उल अहरार है, फिर इनके गठजोड़ सामने आ रहे हैं, फिर जो है एक इतना बड़ा अटैक हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर से ये दहशतगर्द तंजीमें, कलअदम तंजीमें मुतहरिक होती जा रही हैं पाकिस्तान में? जी, सबसे पहले तो मैं जो है ना इस पे इज़हार अफसोस करूंगा जो हमारे रेंजर्स के जवानों ने शहादत रुतबा पाया। उन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, अब भी दी हैं। हमेशा हमारी अफवाज के जितने भी शोबे हैं, तो जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो वो किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करते और मुल्क की हिफाजत में अपना बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं और जानों के नजराने भी पेश करते हैं। उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और वो लोग जो है जो पाकिस्तान को पनपता हुआ नहीं देखना चाहती, जो फोर्सेस जो जिन्होंने इतने अरसे से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लपेट में रखा हुआ है और किसी न किसी तरीके से उनकी फंडिंग भी होती है, किसी न किसी तरीके से उनको वेपन भी सप्लाई होता है और उसमें यकीनन हमें कोई इसमें कोई वो नहीं है, अब हम नहीं है कि हमारे दुश्मन कौन है। हमारे दुश्मन खुले दुश्मन है और वो हमारे जो है ना जिसे जो हमारे हर फोरम पे हमारी मुखालफत करते हैं, वो उन्हें इंडिया से अगर जो है वो अफगानिस्तान में उनको मदद मिलती है और फिर उसके बाद वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं तो यकीनन ये काबिल मजम्मत भी है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का एक लंबा तजर्बा है और दुनिया ने हमें इस मामले में देखा है कि हमारी पूरी कौम ने रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई है और हमेशा उसका मुकाबला भी किया है। लेकिन हम थोड़े अरसे के बाद ना हम खुद सुस्त या लेजी करते हैं। एक इवेंट होता है, एक वाकया होता है, एक हादसा होता है, उसके कुछ दिनों तक हम अलर्ट रहते हैं। उसके कुछ अर्से के बाद हमने देखा है कि हमारी जो विजिलेंस है अदरवाइज पूरे मुल्क के अंदर किसी एक इदारे की इसमें नहीं है, थ्रू आउट पूरे मुल्क में हम देखें तो विजिलेंस बड़ी कमजोर है। अगर मैं ये कहूँ कि लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होके कराची में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कितना फासला पूरे मुल्क के अंदर तय करके वो कराची पहुंचते हैं। क्या इतने फासले के दौरान उनके लिए रुकावट कहीं नहीं उन्हें मिलती? क्या हमारी सर्विलेंस जो है वो वहाँ पे इतनी कमजोर, पूरा मुल्क वो गुजरते हुए कराची पहुंच जाते हैं और आके कोई वो ऊपर से कोई पैराशूटर से तो नहीं आते, जमीनी रास्ते से आते हैं। तो हमें अपनी एक तो विजिलेंस जो है एक तो उसको ठीक करना चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, कराची शहर जो है ये पाकिस्तान का चूंकि इकोनॉमिक इंजन है, इस पे अटैक करना दुश्मन के लिए बड़े फायदे होते हैं। और हम इतने सालों से सुन रहे हैं कि हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ बन रहा है, इतने कैमरे लग जाएंगे, हर जगह की मॉनिटरिंग होगी और हर जगह जो है उसको चेक किया जाएगा, लोगों का इस तरह सर्विलेंस होगी। तो इस शहर को इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम क्यों रखा गया है? इसे क्यों नहीं इसको मुकम्मल किया जा रहा? इसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जा रहा कि एकदम यहाँ पे जो वाकया होता है उसके बाद पाकिस्तान में पहले इकोनॉमिक हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में है और मजीद हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं कि कोई इन्वेस्टर जो है वो फिर इधर आने का रुख ना करे। तो लिहाजा हमें कुछ अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जो चीजें हम तय करते हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, आप बताइए वो 20 नकात जो हैं उन पे अभी तक अमल नहीं हुआ, कितने साल गुजर गए, कितनी चीजें उसमें मुबशिर मीर साहब, आपने नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया। अफगान शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी महफूज उनके वतन जो है उनको मुंतकिल करने की भी हमने मुहिमात देखी हैं, सख्ती से एक्शन लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो मुहिमात जो है हमें मान पड़ती दिखाई देती हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैल रही है? बहुत अपनी जो है वो एक्टिवनेस शो करते हैं और नजर आती है कि जी बहुत ज्यादा चीजें जो है उनको चेक किया जा रहा है और सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं होता हमारा। थोड़े अरसे के बाद हम दोबारा उसी लेजीनेस पे चले जाते हैं और थ्रू आउट वो फिर अगले हादसे का हम इंतजार करते हैं। ये जो चीज है ये मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा लॉस देती है और जब बहुत ज्यादा सुस्ती गुजर जाती है
تو جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لائن اپ ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے اپنے نیٹ ورک آن کر لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ کراچی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس شہر کو ہم اگر اس طرح ان ایڈریس چھوڑے رکھیں گے، آپ سوچیں کراچی یونیورسٹی کے اندر دھماکہ ہوا تھا اور کتنا بڑا لاس ہوا تھا، جی ادھر ہمارے ریڈ زون کے پاس جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا، ادھر کتنے اہم لوگ جو تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنے یہاں سے اغوا برائے تاوان کے کیسز ہیں، کون سی ایسا کرائم ہے جو یہاں پہ نہیں کیا گیا، اور کس طرح جو ہے وہ اس کو کتنے نیٹ ورک چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس شہر ہو، ویسے تو پورا ملک، لیکن کم از کم جو آپ کا جہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جہاں سے پورا پاکستان جو ہے وہ کماتا ہے، بھائی اس شہر کے لیے تو کوئی اسپیشل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے سیف سٹی پروجیکٹ کا تذکرہ کیا ہے، لاہور میں ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، بڑا اس کے فوائد بھی ملے ہیں، اور یقیناً دیگر شہروں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن کراچی کو تو پرائرٹی پہ لینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کتنا ولنریبل سٹی بنا دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 500 کے اراؤنڈ تو ہوں گی کچی بستیاں جہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کرمنل چھپ جاتے ہیں۔ وہ کچی بستیوں کو سسٹم میں لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اور ایسی پھر آپ دیکھیں جس طرح کی یہاں پہ باقی صورتحال چل رہی ہے، اس میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، ٹرانسپورٹ کی، لوگوں کو ایک نا اریٹیٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگ نا اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کسی بندے سے بات کریں وہ آپ کو جو ہے نا وہ اکتایا ہوا نظر آئے گا۔ کس سے اکتایا ہوا ہوگا؟ حالات سے، سسٹم سے، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ آج کا دن اس کا کیسا گزرنا ہے، اس کا کل کا دن کیسا آنا ہے۔ ان چیزوں کو میرا خیال ہے بڑا سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک مختار بٹ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ دہشت گرد تنظیمیں ماضی میں کسی اور نام سے ایکٹیو ہوتی ہیں، پھر اب حال ہی میں وہ مختلف نام تبدیل کر کے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو جیسے کراچی کی بات ہے، کراچی سمیت جتنے بھی بڑے شہر ہیں پاکستان کے، یہاں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اس وقت کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میر صاحب نے کہا کہ کراچی کا ایک پلان نکالا تھا انہوں نے سیف سٹی کا، جہاں پہ ہر طرف کیمروں کا جال بچھایا جاتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے۔ کوئی گاڑی اگر کراچی لمٹ کے اندر داخل ہوتی ہے کسی بھی ڈائریکشن سے، تو اس کو فوراً دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ مشکوک تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی ٹیررسٹ تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سیکیورٹی مائنڈڈ بنانا پڑے گا، تھوڑا سیکیورٹی کو مزید بیف اپ کرنا پڑے گا، اپنے جو ہم نے پروسیجرز رکھے ہوئے ہیں اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو پلگ ان کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، وہ جو گلستان ہے، جوہر کا علاقہ ہے، وہ اوپن ایریا ہے، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا، ہر طرف ٹریفک ہی ٹریفک ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ آیا ہے اس کو کسی نے رستے میں چیک ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، اور جب آدمی گیٹ کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر اس کو روکنا مشکل ہے۔ کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی شخص جو مرنے کے لیے خود تیار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کو روکنے کا پھر یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ ٹریننگ لے رہا ہے، جہاں پہ آ کے وہ ٹھہر رہا ہے، جہاں سے وہ آ کے تیاری پکڑتا ہے، جہاں سے آ کے وہ ٹرانسپورٹ ہائر کرتا ہے، جہاں سے آ کے لوکل لوگوں کو پیسے دے کے اس علاقے میں پہنچتا ہے، تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ سسٹم کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ واقعات جو وقفے سے ہوتے رہیں گے اور ہم اس کے اوپر ماتم کرتے رہیں گے۔ ہمیں مطلب یہ ذاتی طور پر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جوان جو پہرا دیتے ہیں، ہم لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح سے حملے ہو جائیں اور وہ شہید ہو جائیں، تو یہ مطلب ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ کریں۔ ایک تو یہ کہ جہاں جہاں یہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر بنے ہوئے ہیں
उनको मतलब ओपन एरिया जो है ना सब बाहर जी। से जहाँ से एंट्री पॉइंट है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दें, और जब गाड़ी किसी की आने अंदर आनी है तो फिर वो उसको वहां से ना वो गेट खोलें, उस सिस्टम है जो गेट खोलने का। जी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको करना पड़ेगा। ठीक है मुख्तार भट्ट ये साहब, आपका नुक्ता आ गया है। मुबश्शिर मीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए, मुआहदा हुआ, अब उसका जो है वो उसके ऊपर मज़ीद फ्रेमवर्क जो है वो किया जा रहा था, मज़ीद निकात जो हैं उसके ऊपर बात हो रही थी। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर से एक बेहतरीन मेडिएटर का रोल अदा करेगा, और अब जो मुमकिन मुआहदा होने जा रहा है इससे खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक बहुत लैंडमार्क जो है वो अचीव किया, और अपना डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा जो है वो आप समझ लें कि मैं तो ये कहूँगा कि एक दरिया अबूर किया, और एक से एक दरिया अबूर किया, और बड़ी उसमें पाकिस्तान की जो क़यादत है, मिलिट्री क़यादत और जी। पॉलिटिकल क़यादत, उन्होंने बड़ी उसमें जाफिनी से काम किया। दुनिया ने भी सराहा, पाकिस्तान के अंदर भी उन्हें सराहा गया। लेकिन एक चीज़ हमें जो समझने की है वो क्या है कि ये जंग जो है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपने किसी स्टेज पे एकदम कोई इस जो रुख है बार बार चेंज क्यों होता है, बार बार ये अटैक्स और बार बार ये इसके जी। अंदर प्रॉब्लम क्यों होती है? उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें इजराइल बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। इजराइल की जो चौकी यूएस में है वो बड़ी स्ट्रांग है, जिसके आगे हमें ये लगता है कि अमेरिकन इंतजामिया जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया है, वो जी। भी उसके आगे बाज दफा जो है वो बेबस दिखाई देती है। इतनी स्ट्रांग इजरायली लॉबी है, और बहुत से लोगों का ये कहना है, जो तजिया निगारों का, कि ये वॉर शुरू ही उसने करवाई थी। ट्रंप को उन्होंने ही इस चीज के ऊपर जो है आमादा किया था कि वो अटैक करें। दूसरा पॉइंट ये है जो मेरी नजर में, कि ये असल में एक और भी इसका एंगल है कि दुनिया में चाइना जो है वो राइज कर रहा है बड़ी तेजी के साथ, और अमेरिका जो है वो उसको वो रिप्लेस कर रहा है नंबर 1 से। तो अमेरिका ने जितने जो किए हैं काम, यानी कि आप देखिए वेनेजुएला में उसने अटैक किया, वो इसलिए कि वो चाइना को एक सस्ती एनर्जी दे रहा था, और ईरान से भी चाइना को सस्ती एनर्जी जो है वो दस्तयाब है। तो चाइना की जो स्पीड ऑफ प्रोग्रेस है उसको रोकने में उसकी एनर्जी लाइन को डिस्टर्ब करना उनके लिए बड़ा जरूरी है। तो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ईरान के साथ हो रही है लड़ाई। मैं एक चीज बड़ी क्लियर सी मुझे समझ आती है कि ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम से बराह रास्त अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका तक ईरान के कोई एटम बम नहीं पहुंच सकते, और वो एटम बम बना भी नहीं रहे। जी। तो ईरान की एटॉमिक प्रोग्राम से अमेरिका को वैसे बज़ाहिर और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमेरिका को इस चीज की प्रॉब्लम है कि ईरान चाइना को एक सस्ती एनर्जी देता है। अब अगली बात जो आपने सवाल किया उसमें ये पॉइंट कि क्या इसके खित्ते में क्या असरात मुरतब होंगे, जी। तो पहली चीज तो यही देखनी पड़ेगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया जो है वो इजरायली लॉबी को मैनेज करने में कामयाब होती है या नहीं होती। अगर वो कामयाब होती है, और फिर उसके बाद आप देखें, उसके बाद ही मुआहदे के बाद ही नेतन्याहू के बयान आए थे, अगर वो होती है तो फिर उसके बाद असरात आना शुरू गए, फिर उसके बाद इसके फ्रूट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद मुआहदे की जो अच्छी बातें हैं वो उस खित्ते को भी मिलेंगी, दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी मिलेंगी। तो पहला जो है हमारे लिए नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही एक चैलेंज है कि वो इजरायली लॉबी को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है मुख्तार भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब एक जानिब एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं ईरान भी और अमेरिका भी कि फ़लाँ पहले अटैक कर रहा है, फ़लाँ ने हमारी तनसीबात पे हमला किया, फ़लाँ ने पानामा के परचम बरदार जहाज़ के ऊपर 4 ड्रोन्स मारे हैं। फिर उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर सिर्फ ये इम्कानात ज़ाहिर किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीच में कोई ऐसी ताकत है जो वायलेशन कर रही है, और जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात की टेबल तक बड़ी मुश्किल से ये दोनों कंट्रीज़ पहुँचे हैं,
اس کے پیچھے پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہو چکی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی ایسی طاقت اب بھی موجود ہے جیسے کہ ممکنہ طور پر اسرائیل جو نہیں چاہتا کہ دونوں ممالک جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھیں اور مذاکرات ہوں, جنگ بندی ہو؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے یہ جنگ جو ہے ہار چکا. یہ ایک مسلمہ بات ہے. اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں گے تو پھر آپ کو ساری چیز سمجھ آئے گی. جی. اب وہ 28 فروری کہاں, اور ابھی یہ جون کا مہینہ تھا, 100 دن سے اوپر ہو گئے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ وہ آپریشن کرے کہ لانچ جوائنٹلی اسرائیل اور امریکہ دونوں نے لانچ کیا آپریشن 22 فروری کو, کہ جی 3 دن کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی اور ان کے مقصد اپنے جی. مطلب کی حکومت جو ہے وہاں پہ قائم ہو جائے گی اور پھر وہ جو کہیں گے وہ ڈکٹیٹ کریں گے. اس کا اثر الٹا ہوا. جو اپوزیشن والے تھے وہ بھی حکومت کے ساتھ مل گئے. پورا ایران جو ہے وہ یونائٹ ہو گیا, ایک ہو گیا. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو آپ جنگ بندی قبول کریں یا پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں. پاکستان نے اس میں بڑا اچھا رول ادا کیا ہے. مطلب اس میں پانی پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنی محنت کی ہے ہماری حکومت نے اور اتنا نام کمایا ہے پوری دنیا میں کہ ماضی میں کوئی آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی. تو ہم تو ہماری تو یہی کوشش ہے پاکستان کنٹری ہے کہ ہمارا جو ہم نے جو معاہدے میں حصہ لیا ہے, جس طرح سے ہم نے اس کو پاس کروایا, جس طریقے سے ان کی لڑائی بند کرائی ہے, اس کو قائم رہنا چاہیے. لیکن جیسے وہ میر صاحب بات کر رہے تھے, اصل میں کہانی ہے ساری اسرائیل کی. جی. اسرائیل نے ہی جنگ شروع کرائی امریکہ کو کہنے پر, اور اس کو یہ کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ 3-4 دن کا کھیل ہے. ایران جو ہے وہ سرنڈر کر دے گا اور اس کے بعد پھر ہم دندناتے پھریں گے گلف اسٹیٹس کے اندر انکلوڈنگ ایران. تو یہ اس میں ان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے. ایم او یو سائن ہو گیا. لبنان میں اسرائیل والا اسٹل فائرنگ, وائلیشن آف سیز فائر. غازہ میں جو غریب کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے, ان کے اوپر خون پھینکے جا رہے ہیں, ان کے اوپر میزائل پھینکے جا رہے ہیں. یہ کون سی سیز فائر ہے, کون سی دنیا میں؟ ساری دنیا خاموش ہے. آپ نے دیکھا ساری عرب کنٹریز بھی خاموش ہے. کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا کہ بے گناہ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے. اب 2 چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ایران اور ٹرمپ جو ہے آپس میں ان کے ڈپلومیٹک کلیشز ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی ہے, میں نے یہ کر دیا ہے, میں نے تباہ کر دیا ہے, میں نیست و نابود کر دوں گا ایران کو. یہ ابھی یہ اس کے بیان آ رہے ہیں, لمحہ بیانات بدلتے رہتے ہیں. بالکل مطلب یہ ہے کہ یہ وہ امریکہ یہ دیتا ہے اور آگے ایران یہ کہتا ہے کہ وی آر ریڈی, ہم یہ قابلی کریں گے. اصل میں اب بات یہ ہے کہ ایم او یو تو سائن ہو گیا, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کے جو سٹینڈ ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں وہ چھوڑے گا, کمپرومائز کرے گا. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے یونین کا وہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, بنڈن نہیں کریں گے. اور وہ جو سارا انٹرسٹ ہے 440 کلو گرام کا یورینیم, وہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو بھی نہیں دیں گے اور نہ یو ایس کو ہینڈ اوور کریں گے. جبکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں دو. اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سینکشن اب لفٹ کریں. 79 سے سینکشن لگی ہوئی ہیں. دیکھیں وہ کیسے بچوں کی دوائیاں تک جو ہے انہوں نے ان کے اوپر بین لگایا ہوا تھا. اس کے بعد کہا اپنا بلاکیٹ لفٹ کریں. سب صحیح بات ہے, اس پہ کیا کمپرومائز کرے گا. اور ایکسکلوسیو کنٹرول جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز کا تو اس کے ایریے میں ہے تو اس کو کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کمپنسیشن دیا جائے جو ہمارا نقصان کیا ہے. وہ خود کہتا ہے جی میں نے 150 جہاز تباہ برباد کر دی ہیں, تو وہ ایکنالج کرتے ہیں, انہوں نے پیسے بھی دیے ان کو کیونکہ آپ نے زبردستی انکالڈ فار آپ نے اٹیک کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے 21 ارب کے جو اثاثے ہیں ضبط کیے ہوئے وہ کہتے ہیں فری. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو 7 ایشوز ہیں ایران کے, اس میں وہ کون سے میں پیچھے ہٹے ہیں, مجھے بتائیں آپ.
ये तो उनकी सॉवरेनिटी से उनका ताल्लुक है। जी तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो थोड़ा अपना फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और इस खत्ते में अमल लाएं, वरना ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। ठीक है। और फिर ये कौन सा तरीका कार है कि आपने सीज फायर भी कर लिया और आप फिर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं जी। है, इस तरह से बात नहीं बनती। ठीक है। बट साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा मुबशिर मीर साहब। इंडस वाटर ट्रीटी सिंताज मुआहदे पर भी कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जितने सियासी रहनुमा हैं या हुकूमती बेंचेस पर जो वज़रा मौजूद हैं उनकी जानिब से बारहा ये इशू उठाया जा रहा है कि यकतरफ़ा तौर पर सिंताज मुआहदा भारत की जानिब से मुअत्तल किए जाने की बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो अभी जारियत हो रही है, जो पानी को बतौर हथियार हरीफ मुल्क भारत इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान ये मुकदमा क्या सही से लड़ रहा है, क्या सिर्फ या फिर जो है पाकिस्तान सिर्फ बयानात तक जो है ख़ुद को मुख्तस किए बैठा है? देखें, हमने तो एज ए तालिब इल्म इस मुआहदे को जितना पढ़ा और जो इसके बारे में जानने की कोशिश की जी तो हमें तो यही समझ आई थी कि ये मुआहदा जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं था। और इसके कुछ आर्गूमेंट्स ये हैं कि ठीक है ये पाकिस्तान को कुछ फायदे भी, लेकिन उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास आएगा तो फिर ये मुआहदा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और अगर कश्मीर का फैसला नहीं होगा तो फिर ये मुआहदा पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। और ऐसा ही हुआ कि कश्मीर का फैसला आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जो पानी का मंबा है जहाँ से पानी निकल के आता है, वो पाकिस्तान में आए या इंडिया में आए, तो वो पीछे जो बेसिन है वो तो समझ लें नीचे कश्मीर से गुजर के आता है। दूसरी बात ये है कि जब ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का 1960 में मुफ्तार अली भुट्टो साहब भी कर रहे थे जो उस वक्त उनके मिनिस्टर थे, और उस वक्त अयूब खान जो थे वो भी बड़े मुतजलजल था उनका माइंड कि ये मैं साइन करूं कि ना करूं, लेकिन चूंकि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, उसने उस वक्त फंडिंग भी की थी जिससे पाकिस्तान ने अपना नहरी निज़ाम जो है उसको डेवलप किया था, डैम भी बना था जी। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि जब से ये प्रॉब्लम आई है तो वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, तो हमने वर्ल्ड बैंक को अपना केस किस हद तक लड़ा है, जाके किस हद तक पेश किया है। इंडिया का हमारा एक जाहिर है इस मुआहदे के बाद हमने है हमारा उनके साथ। अच्छा मीर साहब, सिर्फ पॉलिटिशियंस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से बयानात ही बहुत हैं, फिर कोई अब सिफारती हिकमत अमली भी जो है वो बाकायदा तौर पर नहीं, हमें नहीं नजर आ रही ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमें नहीं नजर आ रही। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज मैं कह रहा हूँ कि जब ये मुआहदा हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान तो कोई मुल्क इसमें गारंटर नहीं था, उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर था। तो हमें तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को इसमें जो है वो प्रॉपर एक तरह से लाना चाहिए कि भाई हमें रजू करना चाहिए कि भाई इंडिया इससे फिर क्यों रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है कि जो दरिया हमारे हिस्से के हैं उसका पानी इंडिया को हमने रोकने की इजाजत दी हुई है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और आप देखें कि पाकिस्तान के साथ जो हाथ हुए हैं और उसमें जो ट्रैप हुए हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरान हुए हैं, और जैसे जैसे उन्हें मौका मिला भारत को उसने पाकिस्तानी हुक्मरानों को ट्रैप किया। ये जो चनाब के ऊपर एक बगलीहार डैम है 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये मुशर्रफ साहब के दौर में इसको कमीशन हुआ था, और ये क्या था कि ये बन रहा था। फिर उस वक्त जब मुज़ाकरात का ढोंग रचाया इंडिया ने, कंपोजिट डायलॉग 42 मंथ जो है वो डायलॉग चलते रहे, उसका कोई नतीजा दुनिया के सामने नहीं आया, कश्मीर का एक फार्मूला सामने आया। लेकिन इस दौरान हमारा क्या लॉस हुआ, बगलियार डैम पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया, उसके डिजाइन अप्रूव हो गए। मीर साहब वक्त मुख्तसर है, 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, आप सोचिए जरा। ठीक है
मुबशिर मीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब भी मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने अपना अपना तज़किया और नुक्ता बयान किया। नाजरीन, इस वक्त खित्ता एक नए दौर से गुजर रहा है जहाँ सिक्योरिटी, सफारतकारी और पानी जैसे अहम मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शी हमले से लेकर TTP और जमातुल अहरार के ख़तरे, भारतीय प्रॉक्सीज के ख़तरे और अमरीका ईरान सूरत हाल सिंताज माहरे तक हर मामला पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। फ़ैसले मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कौमी मफादात, अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर हिकमत अमली ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।